बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है डाइजेशन इन स्टमक। इससे पहले हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद अगर एलिमेंट्री कैनाल देखें, ओरल कैविटी के बाद हमारे पास एसोफिगस आता है, लेकिन एसोफिगस में डाइजेशन नहीं होती। अब अगला जो सा उसके बाद एसोफिगस के बाद क्या आता है, डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में क्या होगी, डाइजेशन होगी, वो अब हम देखेंगे। लेकिन इसके पढ़ने से पहले हमारे माइंड में यह होता था कि जो सी हमारी फूड की मुकम्मल डाइजेशन वो स्टमक में होती है। ये बात गलत थी। अब हमें पता चल गया डाइजेशन किस चीज की कहां होती है। स्टमक में हमारे पास डाइजेशन सिर्फ प्रोटीन की होती है, और ये क्या करता है, फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, और इसमें सिर्फ डाइजेशन किसकी होगी, प्रोटीन की होगी। बाकी कंप्लीट डाइजेशन कहां होती है, वो होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। और इसके बाद एक पॉइंट ये भी आपने याद रखना है, ये स्टमक हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड पर होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्टमक को हम बायोलॉजिकली नेम में क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रो। ये लफ्ज हमारे पास इधर यूज होंगे। अब इसके बाद हम इधर इसके डायग्राम भी बनाते हैं स्टमक के। तो ये हमारे पास इधर इसकी क्या हो गई, डायग्राम स्टमक के। अब हमने क्या करना है, इसके हमने कहा था इधर से इसकी क्या हुई पड़ी है, क्लोजिंग। एक इधर स्फिंक्टर लगा हुआ है, एक इसका इस जगह पर स्फिंक्टर लगा हुआ है, यानी इधर से इस ये दोनों तरफ से क्या हुआ पड़ा, क्लोज हुआ पड़ा। इस वाले को हमने नाम दिया था कार्डिक स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर। और इस वाले को हमने नाम दिया था पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसे हमने कार्डिक स्फिंक्टर नाम दिया था, इसे क्या नाम दिया था, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी दो तरफ से इधर सर्कुलर मसल होते हैं जो क्लोज होते हैं। अब जैसे ही हमारे पास पेरिस्टालसिस, ये हमारे पास एसोफिगस है, जैसे ही पेरिस्टालसिस हमारे पास इस तक पहुंचेगी, इस गेट तक, यानी इधर आकर टच होगी इधर स्फिंक्टर तक, कार्डिक स्फिंक्टर तक, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये मसल्स क्या आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और इधर से ये ओपन हो जाएगा। और फूड जो हमारे पास मौजूद है वो कहाँ इंटर हो जाएगी, वो इंटर हो जाएगी स्टमक के अंदर। कहाँ इंटर हो जाएगी, स्टमक के अंदर। अब हमने ये भी पढ़ा था इसे कार्डिक लफ्ज क्यों दिया गया, क्योंकि ये हार्ट के करीब था, इसलिए हार्ट को कार्डिक कहते हैं, इसलिए इसे कार्डिक स्फिंक्टर नाम दिया गया। कार्डिक नाम हमने हार्ट के रिलेटिव दिया गया। स्फिंक्टर यानी एक मसल है सर्कुलर, जो इसकी कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं और इसकी ओपनिंग को क्लोज किया होता है। जैसे ही हमारे पास फूड इंटर होगी तो ये मसल्स क्या हो जाएंगे, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब फूड इसके कहां आ गया है, अंदर आ गया। अब फूड हमारे पास इधर अंदर आ गया। हमने ये एक बोलस बनाया हुआ, अब ये हमारे पास कहां आ गया, स्टमक के अंदर। जैसे स्टमक के अंदर आएगा, स्टमक की जो सी दीवारें होती हैं, इधर मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इधर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक का लफ्ज इसका स्टमक से ही आया, गैस्ट्रो से। और हमारे पास इसकी दीवारों में क्या मौजूद होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या क्रिएट करेंगे, क्या निकालेंगे, वो हमारे पास निकालेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालेंगे, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस यानी एक लिक्विड सा निकालेंगे, और उस जूस में, उस लिक्विड में कौन सी चीजें होंगी, वो हमारे पास ये वाली चीजें होंगी, म्यूकस। और हमारे पास दूसरे नंबर पर है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरे नंबर पर हमारे पास इंजाइम होंगे। इंजाइम का नाम क्या है हमारे पास, पेप्सिन। इंजाइम कौन सा होगा, पेप्सिन। तो ये चीजें हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में होगी, म्यूकस, एसिड और इंजाइम। इंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। और इसे भी याद रखना, पी से पेप्सिन बनता है और पी से प्रोटीन। क्या बनती है, पी से प्रोटीन। हमारे पास पी से क्या बनेगी, पेप्सिन, और पी से बनेगी प्रोटीन। यानी पेप्सिन इंजाइम किस चीज को डाइजेस्ट करता है, वो हमारे पास है प्रोटीन। तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। तो अब हम इसे देखते हैं, ये हमारे पास जो म्यूकस है, म्यूकस की लेयर इसकी दीवारों के इर्द गिर्द इसकी हिफाजत कर रही होती है, इस तरह एक कवरिंग बनाती है स्टमक की दीवारों के इर्द गिर्द म्यूकस। म्यूकस हमारे पास एक लेसदार मटेरियल हम इसे कह सकते हैं,
ये इस तरह कवरिंग बना लेती है, इसकी हिफाजत कर रही होती है। किससे कर रही होती है? एंजाइम से। कौन सा एंजाइम से? पेप्सिन से, क्योंकि पेप्सिन किसे डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। तो इसकी दीवारों के अंदर भी जो सेल है, सेल के अंदर भी क्या होती है? प्रोटीन होती है, तो ये उसे ना डाइजेस्ट कर दी, इसीलिए ये दीवारों की क्या कर रही होती है? कवरिंग कर रही होती है हमारे पास म्यूकस। उसके बाद क्या हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत तेज एसिड होता है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इससे भी ये क्या कर रही होती है? हिफाजत कर रही होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी हमारे पास। अब ये एसिड क्या काम करता है? ये एसिड हमारे पास एक तो जो हम फूड खाते हैं उसमें जर्म्स वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या करता है? मारता है। ये एसिड उसे क्या करता है? मारता है। दूसरा इसका काम क्या है? ये फूड को सॉफ्ट करता है। तीसरा इसका काम क्या है? ये जो हमारे पास एंजाइम है पेप्सिन, ये पेप्सिन फॉर्म में क्रिएट नहीं होता, इसी फॉर्म में नहीं बनता, ये बनता है इसकी इनएक्टिव फॉर्म में। वो इसकी फॉर्म, उसे हम नाम देंगे पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन, उसे हम क्या नाम देंगे? पेप्सिनोजिन। एक्टिव फॉर्म है, यानी इनएक्टिव फॉर्म ऐसी इसकी फॉर्म जिसमें ये काम नहीं कर रहा, यानी यूं समझ लो ये बेहोश है या सोया हुआ, यानी काम नहीं कर रहा। तो ये पेप्सिन इसकी कौन सी? एक्टिव फॉर्म, यानी जिसमें ये काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इस फॉर्म में ये डाइजेस्ट नहीं करता, तो ये इसी फॉर्म में बनता है हमारे पास पेप्सिनोजिन। तो पेप्सिनोजिन जैसे स्टमक में दरमियान में आएगा तो उधर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किस में? पेप्सिन में। अब क्वेश्चन ये है पेप्सिनोजिन इस फॉर्म में क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हमें पता है ये कहां से ग्लैंड कहां मौजूद है हमारे पास, ये इसकी दीवारों में मौजूद है। तो इधर से ये बनेगा तो ये हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर ये पेप्सिन की फॉर्म में इधर बनता तो ये उधर की साइडों वाले सेल को भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता, उसके अंदर जो प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसे इनएक्टिव फॉर्म में ये बना जाता है ताकि ये इसकी दीवारों में जो मौजूद सेल हैं उन्हें डाइजेस्ट ना करे। तो इसीलिए ये पेप्सिनोजिन होता है। जैसे ये स्टमक में आएगा इस दरमियान में, तो ये इधर एसिड की वजह से और इधर मौजूद पहले से पेप्सिन इसे दोबारा पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देते हैं इसकी एक्टिव फॉर्म में, यानी पेप्सिन फॉर्म में। तो हमारे पास इसी को ही अब हम देखते हैं। और ये हमारे पास एंजाइम का हमने बता दिया, एंजाइम किसे डाइजेस्ट करती है? प्रोटीन को। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक और एंजाइम होता है जिसे हम क्या नाम देंगे? रेनिन। अब ये जो सा हमारे पास एंजाइम है ये किसे डाइजेस्ट करता है? वो प्रोटीन जो मिल्क में पाई जाती है, प्रोटीन जो मिल्क में पाई जाती है। क्योंकि छोटे बच्चे क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो उस दूध में जो मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा? वो हमारे पास है रेनिन। और ये भी सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। तो ये हम डाइजेशन का प्रोसेस अब हम इसे बुक से देखने लगे हैं। बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? तो हमारे पास सबसे पहली लाइन में वही लिखा हुआ कि पेरिस्टालसिस आते हैं। जैसे ही पेरिस्टालसिस कार्डिक स्फिंक्टर तक पहुंचते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर जो उनसे मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड इंटर हो जाती है किसके अंदर? स्टमक के अंदर। तो ये लिखा ऑन द पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब ऐसा काम जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो पेरिस्टाल्सिस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेरिस्टाल्सिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एसोफिगस में होती है। तो इसलिए वो कह रहा है ऑन द पेरिस्टाल्सिस रिफ्लेक्स द कार्डिक स्फिंक्टर, जो कार्डिक स्फिंक्टर वो क्या आ जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ही ये कार्डिक स्फिंक्टर तक पहुंचेंगे, कार्डिक स्फिंक्टर पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े थे और इसने स्टमक की ओपनिंग को क्लोज किया था, अब ये क्या हो गया? रिलैक्स हो गए। टू अलाउ, इजाजत देंगे फूड को इन द स्टमक, के वो स्टमक में चले जाए। तो ये हमारे पास पहली लाइन होगी। अब जैसे ही फूड स्टमक के अंदर गई तो गैस जो हमारे पास स्टमक की दीवारों में ग्लैंड है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन स्टार्ट कर जाएंगे। तो यही आगे हमारे पास लिखा है गैस्ट्रिक जूस, हेडिंग हमने बना ली। द फूड इन द स्टमक, जैसे ही फूड स्टमक में गई, स्टिमुलेट्स यानी एक्टिव कर देना या बेदार कर देना किसे? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। गैस्ट्रिक ग्लैंड को जाकर क्या कर देते हैं? उसे कहते हैं भाई आप अपना काम क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। कौन सा काम है इसका? गैस्ट्रिक ग्लैंड का गैस्ट्रिक जूस बनाना है। तो जैसे ही फूड स्टमक में गई ये स्टिमुलेट कर देगी, एक्टिव कर देगी या बेदार कर देगी किसका? गैस्ट्रिक ग्लैंड को, टू सिक्रेट, ताकि वो खारिज करे क्या? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीजें होती है? वो म्यूकस होती है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास एंजाइम होते हैं। तो भाई अब हम इधर देखने लगे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। और ये हमारे पास रेनिन जो सा ये बच्चों में पाया जाएगा, किसके लिए? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जो मिल्क के अंदर होती है। आगे क्या हमारे पास म्यूकस। म्यूकस क्या करती है? म्यूकस अभी हमने पढ़ा स्टमी की जो सी दीवारें हैं उसकी हिफाजत करती है। तो ये म्यूकस फॉर्म अ कोटिंग ओवर द स्टमिक, स्टमिक की दीवारों के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, कोटिंग सी लेयर बना लेगी। इट प्रिवेंट्स, ये हिफाजत करती है डाइजेशन और स्टमिक वाल, डाइजेशन किसकी? स्टमिक वाल की। कौन से एंजाइम से? पेप्सिन से, बाय द एंजाइम ऑफ पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन किसे डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। तो स्टमिक की वाल में जितने भी सेल हैं, सेल में प्रोटीन होती है हमारे पास, तो स्टमिक की वाल में भी जो प्रोटीन है उसे भी ये डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए ये उसकी क्या कर रही होती है? हिफाजत कर रही होती है, ताकि उसके पास ये ना जाए। बाज़ ये क्या होता है? म्यूकस की लेयर कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पेप्सिन उस दीवार को भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को, इसी बीमारी को हम अल्सर आम अल्फाज में कहते हैं। अल्सर ये आगे हम डिजीज पढ़ेंगे, उसमें यही कुछ होता है। कोटिंग की ये जो सी म्यूकस की लेयर है ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पेप्सिन दीवार तक पहुंच जाता है और उन्हें भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जिसके नतीजे में हमारे पास स्टमिक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, स्टमिक में भी क्या हो जाता है? जख्म हो जाता है या सुराख बन जाता है, उसे अल्सर हम कहते हैं। आगे हमने म्यूकस पढ़ लिया। म्यूकस के बाद क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl कहेंगे, और यही आपने अक्सर सुना होगा एसिडिटी होगी। स्टमिक में क्या हो गया? एसिडिटी। एसिडिटी बाज़ ये एसिड ज्यादा हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एसिडिटी। तो ये हमारे पास क्या है? एसिड। HCl परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इनके ये काम है वो देखते हैं हम। स्टॉप द एक्शन ऑफ सलीवरी अमाइलेज। अब हमने पढ़ा था सलीवरी यानी सैलिवा जो थूक है, और अमाइलेज एक एंजाइम है जो किसे डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। अमाइलेज एंजाइम जहां भी आ जाए ये किसे डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। तो ये सलीवरी अमाइलेज जो फूड हमारे पास ओरल कैविटी से स्टमक तक गई है, तो उसके साथ एंजाइम भी तो गए हैं। कौन सा एंजाइम? सलीवरी अमाइलेज। तो उसके काम को ये क्या कर देता है? रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा एसिड वाले मीडियम में काम नहीं करते, इसीलिए वो काम, उसके काम को ये एसिड क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। स्टॉप द एक्शन, काम किसका? काम सलीवरी अमाइलेज, क्योंकि स्टमक में एसिडिटी होती है और एसिड यानी एसिड मौजूद होता है, और एसिड में ये काम नहीं कर सकते एंजाइम। हर एंजाइम का अपना एनवायरनमेंट होता है, कुछ एसिड मीडियम में काम करते हैं, कुछ बेस मीडियम में काम करते हैं। तो ये एसिड मीडियम में काम नहीं करता है, इसीलिए इसके काम को क्या कर देता है? स्टॉप करता है एसिड हमारे पास। दूसरा क्या काम है इसका? इट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करेगा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। इनएक्टिव फॉर्म यानी जो काम करने वाली नहीं हो, किसके? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास? पेप्सिनोजिन। कौन सा? पेप्सिनोजिन। हमारे पास जिन का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस। क्या होगा? टू प्रोड्यूस यानी पैदा करना। क्या? पेप्सिन यानी पेप्सिन। तो ये हमारे पास ऐसा पेप्सिनोजिन एक ऐसी चीज है जो क्या प्रोड्यूस करती है? पेप्सिन। तो इसी से हमने इसे नाम दिया पेप्सिनोजिन। जैसे ग्लाइकोजिन, तो ग्लाइको मीन ग्लूकोजिन मीन प्रोड्यूस करना। इधर जिन हमारे पास दूसरा जिन नहीं है, इधर क्या? टू प्रोड्यूस करने वाला। तो ये हमारे पास इट कन्वर्ट इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम टू एक्टिव फॉर्म। ये पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। दो इसके यूजेस हो गए। तीसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ? इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये क्या प्रोवाइड करता है? मुहैया करता है एसिडिक मीडियम सुइटेबल फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। और ये भी याद रखना पेप्सिन जो सा एंजाइम है ये एसिड मीडियम में काम करता है, इसीलिए एसिड ये उसे वो मीडियम यानी वही एनवायरनमेंट दे रहा है जहां वो काम कर पाए। तो हमारे पास जैसे सलीवरी अमाइलेज ये एसिड मीडियम में काम नहीं कर पाता। तो चौथा हमारे पास पॉइंट क्या लिखा है? इट किल्स, ये मारेंगे मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जितनी भी फूड खाते हैं उसमें कुछ मिकदार में जर्म्स वगैरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में मौजूद होते हैं कुछ मिकदार में, वो हमारे स्टमक में जाकर स्टमक में ये एसिड इतना ज्यादा होता है ये उसे क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तो ये हमारे पास एसिड के क्या हो गए? फायदे हो गए। आगे क्या हमारे पास? पेप्सिन इट सिक्रेटेड, ये खारिज होता है एज एन इनएक्टिव पेप्सिनोजिन। किस फॉर्म में? इनएक्टिव में। वो कौन से हमारे पास? पेप्सिनोजिन। अब ये जैसे स्टमक के अंदर आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारे पास स्टमक हो गया। स्टमक के अंदर ये दीवारों से हमारे पास आएगा, इधर से सेल से। अब ये इधर जैसे ही आएगा एक तो इसे
इन्वायरमेंट मिल रहा है कौन सा, एसिडिक। दूसरा है इसी कैविटी में इधर ही मौजूद होंगे पहले से पेप्सिन, तो एसिड मीडियम और पेप्सिन पहले से जो मौजूद है वो इस पेप्सिनो जिनको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। तो ये लिखा हुआ है HCl जो हमारे पास एसिड है और या ऑलरेडी एक्टिवेटेड पहले से जो एक्टिव हुए परे पेप्सिन है कन्वर्ट कर देंगे पेप्सिनो जिनको किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन का क्या काम है, पीस है, पेप्सिन पीस है प्रोटीन, यानी ये किसे डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन और प्रोटीन को टू किसके अंदर डाइजेस्ट करके करेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स। पॉली का मतलब क्या आता है, मैनी, यानी बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या आता है, मैनी। और पेप्टाइड हमारे पास क्या है, हमें पता है प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड आपस में मिलता है किस बॉन्ड के जरिए, वो पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। तो यानी हमारे पास अमाइनो एसिड की एक बड़ी सी चेन होगी जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड और उनके दरमियान बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड। एंड पेप्टाइड, अब पेप्टाइड भी हमारे पास बॉन्ड है लेकिन ये चेन हमारे पास छोटी होगी क्योंकि इधर पोली का लफ्ज नहीं है। पोली का मतलब बहुत ज्यादा, यानी एक बड़ी चेन, यानी बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड। और पेप्टाइड का मतलब बहुत कम अमाइनो एसिड, यानी ये प्रोटीन को तोड़ देगी किसके अंदर, पेप्टाइड्स में या पॉलीपेप्टाइड्स में। यानी अमाइनो एसिड की अभी चेन मुकम्मल नहीं टूटी, उन्हें पार्ट कर देगी। ये फर्ज कर लो चेन है, हमने इसके पार्ट्स कर दिए। तो ये हमारे पास किसकी होगी, प्रोटीन की डाइजेशन। तो ये कहाँ होती है, स्टमक के अंदर। कौन करता है, पेप्सिन। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास एक और एंजाइम लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, रेनिन। और ये किस में पाया जाता है, ये हमारे पास इन्फेंट, यानी जो उनसे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं बच्चे, उनको क्या नाम देंगे हम, इन्फेंट्स। तो ये लिखा रेनिन इज सिक्रेटेड, ये खारिज होता है ओनली इन इन्फेंट, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हीं में ये खारिज होता है। इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क की प्रोटीन को डाइजेशन करने में क्या करता है, मदद करता है। अब ये सारा कुछ जो मटेरियल इसमें हमारे पास फूड मौजूद थी, जिस तरह हमने पढ़ा था बोलस, फूड जो हमारे पास ओरल कैविटी में क्या हुई, डाइजेस्ट हुई और हमारे पास सैलिवा से क्या हुई, मिक्सअप हुई, जो मुकम्मल हमने फूड निकली ओरल कैविटी से आगे, उसे हमने नाम दिया था बोलस का, उसे हमने नाम दिया था बोलस का। और इसी तरह अब जो फूड इधर मौजूद है, जो भी फूड हमारे पास इधर मौजूद है, ये इसकी दीवारें क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये स्टमक की दीवारें उसे मिक्सअप करेंगे किसके साथ, इस जूस के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। बाद में एक सॉफ्ट सा मटेरियल बन जाएगा, उसे हम नाम देंगे काइम का। क्या नाम देंगे, काइम का। अब जो मटेरियल इधर से आगे जाएगा उसे हम क्या नाम देंगे, काइम का। जो ऊपर से आया उसे हमने नाम दिया था बोलस, और जो आगे जाएगा वो क्या है हमारे पास, काइम। तो ये हमारे पास काइम की डिफाइन हो गई। ये शॉर्ट आ सकता है, अक्सर काइम और बोलस इकट्ठे एक शॉर्ट बनकर आता है। बाय द चर्निंग, चर्निंग हमारे पास घुमाने वाला एक्शन यानी काम और स्टमक। स्टमक की जो सी ये दीवारें ये क्या करती है, अंदर जो मटेरियल है इसे घुमाती है और मिक्सअप करती है किसके साथ, इस जूस के साथ। तो यही बाय द चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक वॉल द फूड गेट मिक्स, जो सी फूड है वो क्या हो जाती है, मिक्सड हो जाती है इनटू, और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, सोपी मिक्सचर, यानी एक सॉफ्ट से मिक्सचर में। उस मिक्सचर को क्या नाम देंगे, काइम। और ये फूड मिक्स किसके साथ होती है, गैस्ट्रिक जूस के साथ। अब ये हमारे पास काइम बन गया। अब ये मुकम्मल मिक्सअप हो गई एसिड ये हमारे पास गैस्ट्रिक जूस के साथ, और इसमें प्रोटीन की डाइजेशन भी होगी। उसके बाद ये क्या करेगा, इधर से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा फूड हमारे पास काइम। तो ये हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और ये इधर से फूड जितनी कुछ जाएगी आगे चले जाएगी, मुकम्मल नहीं जाएगी, कुछ फूड आगे चले जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्टमक जितनी जरूरत आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में उतनी जाएगी। स्टमक का काम एक ये भी है, ये फूड को स्टोर भी करता है, तो बाकी फूड अभी इधर ही स्टोर रहेगी, बाकी कुछ फूड आगे चले जाएगी। यही हमारे पास लिखा हुआ व्हेन काइम रीच द सर्टेन डिग्री ऑफ एसिडिटी, जब काइम हमारे पास पहुंच जाता है एक खास डिग्री ऑफ एसिडिटी, यानी इसके साथ एसिड वगैरह और डाइजेशन मुकम्मल हो जाए एक खास हद तक, तो ये क्या करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स, पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे। एंड अ लिटिल फूड, यानी कम थोड़ी से, लिटिल का मतलब कुछ फूड हमारे पास क्या होगी, पासेस इनटू द ड्यूडेनम, कहां पास कर जाएगी, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला लगे जो है हमारे पास डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में डाइजेशन, और जो मुकम्मल डाइजेशन होगी वो कंप्लीट डाइजेशन वो कहां होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल डाइजेशन देखते हैं किस तरह होती है।
हमारे पास जितनी भी फूड में स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट्स है। स्टार्च हमने पढ़ा था कुछ थोड़ी सी डाइजेस्ट होती है ओरल कैविटी में, बाकी इसकी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगी, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन की भी कुछ डाइजेशन स्टमक में होती है, उसके अलावा बाकी जितने भी इसकी कंप्लीट डाइजेशन जो रह गई है या मुकम्मल इसकी डाइजेशन वो कहाँ होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट की भी डाइजेशन कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये लिखा स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स। ज्यादातर फूड में यही तीन चीजें होती है हमारे पास, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। ऑल आर इंजाइमेटिकली यानी इंजाइम के जरिए ब्रेक डाउन, टूटते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर ये सारे के सारी डाइजेशन कंप्लीट होती है। अब छोटी आंत अकेली ये काम नहीं करती, उसके साथ और हेल्पर भी होते हैं। वो उसके साथ कौन कौन से हेल्पर है, पेंक्रियाज हो गया, और उसके बाद हमारे पास गॉल ब्लैडर से जो बाइल आएगा वो हो गया, और इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड होते हैं, वो इसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो यही लिखा व्हेन फूड इंटर द ड्यूडेनम, जैसे ही फूड इंटर होगी कहां, ड्यूडेनम के अंदर। जिस तरह हमने स्टमक में पढ़ा था, जैसे ही फूड स्टमक में इंटर हुई उसने गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिव किया, तो जैसे ही फूड इंटर होगी इसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम। तो जैसे ही फूड इंटर हुई, फूड, उस फूड को क्या नाम देंगे, काइम का नाम देंगे। व्हेन फूड इंटर द ड्यूडेनम द काइम स्टिमुलेट, जो काइम है वो क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी, एक्टिव कर देगी या बेदार कर देगी किसे, इन चीजों को। तो हमारे पास पहले नंबर पर कौन से है, गॉल ब्लैडर को, टू रिलीज, ताकि वो रिलीज करे बाइल। पित्ते को एक्टिव कर देगी ताकि वो बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दे। दूसरा क्या है, पैंक्रियाज को एक्टिव करेगी टू सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, ताकि इसमें से जो लिक्विड निकल रहा है, जूस निकल रहा है, वो भी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए। और तीसरा हमारे पास कौन सा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और इसके अंदर इंटेस्टाइन के इसके अंदर ही जो ग्लैंड होंगे वो सिक्रेट करेंगे इंटेस्टाइनल जूस। तो यही तीनों चीजें मिलकर इसकी क्या करेगी, मदद करेगी। इसे कहेगी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये भी उसकी डाइजेशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। कंप्लीट डाइजेशन का एक छोटी सी आंत के ऊपर बोझ नहीं डालने देगी। तो यही हमारे पास सिंपल बाइल और हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों मिलकर भी उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ऑल दी सिक्रेशन, ये जितनी सिक्रेशन है आर अल्कलाइन, अल्कलाइन यानी बेस है। ये क्या हमारे पास बेस, स्टमक से जो काइम आ रहा है वो क्या एसिड है, और ये क्या बेस है, ये उसकी एसिडिटी को कम करेंगे। क्योंकि अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम है वो बेस में क्या करते हैं, बेस मीडियम में काम करते हैं। तो यही कह रहा है ऑल दी सिक्रेशन आर अल्कलाइन, ये अल्कलाइन होगी, एंड न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ काइम, काइम की एसिडिटी को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। हमारे पास एक चीज एसिड और एक बेस हो, अगर हम एसिड के अंदर बेस चीज डालना स्टार्ट कर दें तो वो एसिड क्या होती जाएगी, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी एसिडिटी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है अल्कलाइन होते हैं, ये न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड काइम, यानी एसिडिटी क्या करेंगे, काइम की खत्म करेंगे। द पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम, ये जो पैंक्रियाट और इंटेस्टाइनल एंजाइम है ये काम करते हैं किसके अंदर, इन अल्कलाइन मीडियम, ये सिर्फ बेस मीडियम में काम करते हैं। तो इसीलिए वो एसिडिटी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, जो एसिड आ रहा है काइम के साथ। अब उसके बाद ये स्केच सा बनाया हुआ हमने इसका एंजाइम का, ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो। इससे पहले हमने सैलिवरी अमाइलेज पर है, वो स्टार्च को तोड़ रहा था माल्टोज के अंदर जो ओरल कैविटी में था, और ओरल कैविटी में हमने एक लाइपेज बना था जो लिपिड में क्या कर रहा था, लिपिड को तोड़ रहा था हमारे पास। उसके बाद हमने स्टमक में पढ़ा पेप्सिन, पी से पेप्सिन, मैंने कहा पी से हमने प्रोटीन का याद रखना। अब हमारे पास इधर जो एंजाइम है, इधर हमारे पास स्टार्च मजीद, उधर थोड़ी सी टूटिया, बाकी मुकम्मल स्टार्च इसमें। स्टार्च उसे कौन तोड़ेगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, यानी पैंक्रियास से निकलने वाला अमाइलेज। तो जो ओरल कैविटी में था वो सैलिवरी अमाइलेज था, पहले तोड़ेगा इसको किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। हमारे पास स्टार्च क्या, पॉलीसैकेराइड, इसे तोड़ेगा डाइसैकेराइड के अंदर। ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट, तो माल्टोज के अंदर। अब माल्टोज को मजीद डाइसैकेराइड को किसके अंदर तोड़ना है हमने, मोनोसैकेराइड के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। मजीद ग्लूकोज आगे टूट नहीं सकता, तो माल्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, माल्टेज। हमने क्या किया, माल्टोज के एंड से ओज हटा दिया, ओज शो कर रहा था ये शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट, ओज हटाकर एंड में क्या लगा दिया, एज, तो ये क्या बन गया, माल्टेज। एज शो कर रहा है कि ये एंजाइम है। तो माल्टोज को कौन डाइजेस्ट करता है, माल्टेज, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। फिर ग्लूकोज से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्प्शन होगी, ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ब्लड से हार्ट सेल तक,
और हर सेल में आपको पता है रिस्पायरेशन में ग्लूकोज यूज होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और इसके बाद हमारे पास क्या है, लिपिड। अब लिपिड, एल से लिपिड और एल से लाइपेज एंजाइम का आपने याद रखना है। तो यही हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज ये लिपिड को तोड़ता है किसके अंदर, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड के अंदर। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। अब आगे क्या, प्रोटीन। कुछ प्रोटीन हमारे पास जो स्टमक में जितने प्रोटीन डाइजेस्ट हुई उसके बाद जो इधर फाइनली इधर ही इससे इधर कंप्लीट डाइजेशन होनी है हमारे पास। तो प्रोटीन जो रह गया वो इधर डाइजेस्ट हो जाएगी। प्रोटीन कौन सा एंजाइम, ट्रेप्सिन। तो ये पेप्सिन, ट्रेप्सिन और एक और रेप्सिन, ये यूं याद रखना, ये क्या आपस में भाई हैं और इनके नाम क्या है, मिलते जुलते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रेप्सिन और एरेप्सिन। तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड में, और पॉलीपेप्टाइड को मजीद कन्वर्ट करेंगे अमाइनो एसिड में। अब अमाइनो एसिड इसका आखिरी है, ये मजीद आगे नहीं हमारे पास डाइजेस्ट होगा। तो एरेप्सिन इसे किसमें कन्वर्ट करेगा, हमारे पास अमाइनो एसिड में। तो ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इसलिए इसे याद करना है। अब हमारे पास बाइल के बारे में है। बाइल हमारे पास असल में बनता क्या है, लीवर में बनता है। हमारे पास जिगर में बाइल बनेगा, लेकिन बनने के बाद स्टोर कहां होगा, ये स्टोर होगा गॉल ब्लैडर के अंदर यानी पित्ते में। जैसे ही फूड ड्यूडेनम में आएगी तब ये जाकर ड्यूडेनम तक पहुंच जाएगा। तो हमारे पास ये लिखा बाइल इज, पहले इसका कलर बता रहा है क्या, ग्रीनिश येलो लिक्विड मैन्युफैक्चर, जो बनता है किसके अंदर, इन द लिक्विड। बाइल इज स्टोर, लेकिन ये स्टोर होगा किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। एंड रिलीज, और कब खारिज होगा, एज सोन एज, जैसे ही फूड इंटर होगी किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। तो बाइल बनता कहाँ है, लिवर। पहले कलर बताना है, ग्रीनिश येलो कलर। बनता क्या है, लिवर में। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और रिलीज कब होगा, जब फूड क्या होगी, ड्यूडेनम में इंटर होगी। बाइल इमल्सिफाइज फैट। इमल्सिफाइज फैट का मतलब ये फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, तोड़ता है। फैट के मॉलिक्यूल को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में तोड़ता है। तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम, इमल्सिफिकेशन। बाइल इमल्सिफाई फैट काजिंग देम टू ब्रेक डाउन, इसे तोड़ेगा किसके अंदर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इमल्सन। क्या नाम देंगे, इमल्सन। तो ये हमारे पास क्या है, फैट, ये बाइल क्या करता है, फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्यों तोड़ता है, ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। हम इसके एक पेज से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ये सिंपल सा पेज है, अब इसका सरफेस एरिया देखें, ये एक साइड, एक ये और एक ये। अगर एंजाइम इसके ऊपर लाइपेज अटैक करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से और इधर से और इधर से, सरफेस एरिया इसका इतना है। अगर मैं इसके क्या कर दूं, पार्ट कर दूं, ये मैंने इसके कितने पार्ट कर दिए, 2। पहले इसके कितने हमारे पास सरफेस एरिया बने, 4। ये देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 और ये 4। अब ये मैंने इसके पार्ट कर दिया। अब कितनी होगी हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 इसके, और इसके भी कितने हैं, 1 2 3 4। यानी हम इसके क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया ज्यादा कर रहे हैं। पहले हमारे पास इस तरह से था, अब ये दरमियान वाला सरफेस एरिया भी क्या हो गया, हमें मिल गया। मजीद हम इसे क्या कर देंगे, छोटा करते जाएंगे, तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, ज्यादा। एंजाइम इसके ऊपर ज्यादा क्या करने, एंजाइम का इसके ऊपर अटैक करने का सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, ज्यादा। तो इधर ही हमारे पास, इसीलिए ये इसे क्या करता है, छोटे ड्रॉपलेट्स में करता है, ताकि एंजाइम ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर क्या करे, अटैक करे और इसे तोड़े। तो ये इमल्सिफिकेशन प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करेंगे रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ लिपिड फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज। किसके लिए, ताकि लाइपेज अपना काम कर पाए, इसीलिए उसके लिए ज्यादा सरफेस एरिया क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो लाइपेज इमल्सिफिकेशन प्रोवाइड, ये मुहैया करते हैं रिलेटिव लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लिपिड, लिपिड का लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। और लाइपेज एंजाइम में लिपिड को क्या करता है, आगे हमारे पास लिखा हुआ पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियास इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। जो चीज हमारे पास लिक्विड नमा पैंक्रियास से निकलती है उसे क्या नाम देंगे हम, पैंक्रियाटिक जूस। इट कंटेन्स एंजाइम, इसमें कौन कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रेप्सिनोजिन। ट्रेप्सिनोजिन हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, ट्रेप्सिन की। किसकी है हमारे पास, ट्रेप्सिन। और ट्रेप्सिन भी हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ज्यादातर जो हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है, प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है। ज्यादातर हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रेट होते हैं, यानी निकलते हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे पास ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए सिक्रेट होते हैं ताकि ये जिस सेल से निकल रहे हैं उसकी प्रोटीन को भी डाइजेस्ट ना कर दे, तो इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म ट्रेप्सिन की क्या हमारे पास ट्रेप्सिनोजेन। अब हम इन्हीं को एक एक करके देखते हैं। हमारे पास पहले क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज हमेशा स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, इज अ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। स्टार्च हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है और पॉलीसेकेराइड है। इट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है पॉलीसेकेराइड, जैसे कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, उसे कन्वर्ट करेगा माल्टोज के अंदर। माल्टोज हमारे पास डाइसेकेराइड है और फिर माल्टोज मजीद आगे जाके कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। तो हमारे पास अगला माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। अगला हमारे पास कौन सा है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज एल से लिपिड, एल से लाइपेज, याद रखना। कन्वर्ट्स न्यूट्रल फैट्स। न्यूट्रल फैट्स हम किसे कहते हैं, वो हमारे पास ये ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड। हमारे पास इसे हम, इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, न्यूट्रल फैट, ट्राइग्लिसराइड का। तो इसे क्या करता है, कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के अंदर। कौन कन्वर्ट करेगा, लाइपेज। लाइपेज हमारे पास लिपिड, यानी लिपिड और फैट एक ही चीज है, इसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। आगे क्या हमारे पास, ट्रेप्सिन, ये प्रोटीन, इसकी इनएक्टिव फॉर्म ये है, एक्टिव फॉर्म ये है, कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पॉलीसेकेराइड। पेप्सिन भी प्रोटीन को और ये भी ट्रेप्सिन भी किसे करेगा, प्रोटीन को। लेकिन फर्क ये है, पेप्सिन हमारे पास स्टमक में होता है, ट्रेप्सिन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और पेप्सिन हमारे पास एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये हमारे पास एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता। अब आगे क्या है, ये सारा इतना प्रोसेस हमारे पास कहाँ हो रहा था, ये मुकम्मल प्रोसेस हमारे पास हो रहा था ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम के बाद हमारे पास अगला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो जिजीनम और इलियम, उसे देखते हैं। द लाइनिंग ऑफ द जीनम एंड इलियम, यानी हमारे पास जिजीनम और इलियम के अंदर जो सी दीवार है वो क्या करती है, सिक्रेट करेगी, खारिज करेगी सेवरल एंजाइम, कुछ एंजाइम सच एज, जो हमारे पास कौन से हैं, अरेप्सिन। अब अरेप्सिन भी हमारे पास क्या करता है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड को मजीद आगे अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट करेगा। विच कन्वर्ट द पेप्टाइड्स, जो पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये किसका काम है, अरेप्सिन का हमारे पास। इट आल्सो सिक्रेट, ये खारिज कर रहा है इंटेरोकाइनेज। इस एंजाइम को भी अंडरलाइन कर लो, इस लाइन को भी। अब एक और एंजाइम है इंटेरोकाइनेज, ये क्या करता है, ये ट्रेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, उसका एसिड जो स्टमक में है HCl, और पहले से मौजूद हमारे पास पेप्सिन। और ट्रेप्सिनोजिन को ट्रेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम इंटेरोकाइनेज। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। विच एक्टिवेट, जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है पैंक्रियाटिक ट्रेप्सिनोजिन को, यानी उस पैंक्रियाटिक ट्रेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इट्स एक्टिव फॉर्म, जो कौन सी है, ट्रेप्सिन। यानी उसको ट्रेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर रहा है ट्रेप्सिन के अंदर। कौन सा एंजाइम, इंटेरोकाइनेज। आगे हमारे पास कौन सा है, लैक्टेज। एंड में क्या है, एज एंजाइम है, ये कन्वर्ट कर रहा है लैक्टोज को। एंड में क्या, ओज, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इसी तरह माल्टेज, ये कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज को, बस ओज हटाकर एज लगा देना, वो एंजाइम का नाम हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास माल्टेज कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज को किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब हमारे पास इधर तक डाइजेशन कंप्लीट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक। तो यही लिखा है, इन द इलियम डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। अब इसके बाद क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।